हेलो लर्नर्स, आइए चलते हैं लिटरेचर की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में। और आज के इस वीडियो के साथ सीखते हैं एक नई चीज़। आज का वीडियो ना एक स्टोरी पर डिपेंड है, ना ही आज के वीडियो में कोई प्ले है, ड्रामा है, ना ही कोई ऐसे है, ना ही कोई पोयम है, ना ही इसके फॉर्म्स है। आज का वीडियो डिपेंड है ट्रैवलॉग पर, यात्रा वृतांत पर। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी जगहों पर यात्राएं करी है, ट्रैवल्स किया है, एंड दे हैव रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। सो सिमिलरली आज के वीडियो में एक और इंडियन राइटर है जिन्होंने अपने ट्रैवलॉग लिखा है, वो भी ज़बरदस्त जगह जाकर, ठीक है। तो उनके एक्सपीरियंस को आज हम साझा करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज महेश नागर, वन ऑफ योर ट्यूटर। सो लेट स्टार्ट। नाम है ट्रैवलॉग का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के अंत की यात्रा। धरती के अंत की यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12th विस्टास का लेसन है ये, और साथ में केवीएस 2022-23 की जो पीजीटी एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस में भी है। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। राइटर का नाम है तिशानी दोशी, हु इज एन इंडियन पोएट, इंडियन जर्नलिस्ट एंड इंडियन डांसर। इनका जन्म 9 दिसंबर 1975 चेन्नई, यानी कि मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है, वहाँ पर हुआ था। इन्होंने अपनी 6 पोएट्री की बुक्स लिखी है, फिक्शंस लिखे हैं, एसेज लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग या मल्टी टैलेंटेड लेडी है। सबसे पहले 2001 की बात कर लेते हैं। 2001 में इनको इरिक ग्रेगरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये 30 ईयर्स से बिलो की एक यंग पोएट थी, अपनी बेस्ट पोएट्री कलेक्शन के लिए। उसके बाद 2005 में इन्हें ऑल इंडिया पोएट्री प्राइज मिला, जो कि ब्रिटिश काउंसिल ने इनको सपोर्ट किया था। और किस पोएट्री बुक्स के ऊपर मिला? द डे वी वेंट टू द सी, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला। 2006 पर आ जाते हैं, जहां पर इनको फॉरवर्ड अवार्ड मिला है, फॉरवर्ड प्राइज मिला है। ये इनको मिला है अपनी इनकी पोएट्री बुक जिसका नाम था कंट्री ऑफ द बॉडी, ठीक है। 2010 में चलते हैं, जहां पर द हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड इनको मिलता है। 2021 में अगेन ये शॉर्ट लिस्टेड होती है फॉरवर्ड प्राइज के लिए, और बुक का नाम था ए गॉड ऑफ द डोर, जो कि बेस्ट पोएट्री कलेक्शन में गिना जाता है। इन्हें एक नॉवेल भी लिखा है जिसका नाम है स्मॉल डेज एंड नाइट्स, जो कि बहुत फेमस है। अब चलिए बात करते हैं हम इनकी जर्नी की। तो जर्नी जो इन्होंने करी थी एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका एक आप भी जानते हैं क्या चीज़ है, जहाँ पे 6 मंथ तक दिन रहता है और 6 मंथ तक रात रहती है। जब ये शुरू हुए तो एक्चुअली रसिया की, यानी कि रूस का एक एजुकेशन टूर गया हुआ था, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, और वहाँ पर उनको लीड करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन एक रिच पर्सन था, और वो टूर पर बच्चों को लेकर जाता है, और उन्हीं के साथ में हमारी जो राइटर है वो भी जाती है। हमारे राइटर का नाम तिशानी दोशी, वो भी उनके साथ जाती है। एक्चुअली इसका जो पर्पस रहता है, एम रहता है टूर का, वो ये रहता है टू नो अबाउट द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि धरती कहाँ से आई है, कैसे आई है, अर्थ कैसे बनी है, क्या इसका फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें हुई है इसकी पास्ट हिस्ट्री में, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, और प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से या प्रेजेंट कंडीशंस की वजह से फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट उसके देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट में उसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही 100 आवर्स यानी कि 100 घंटों की यात्रा करने के बाद, कभी कार से, कभी एरोप्लेन से और कभी शिप से, जिस शिप में इन्होंने यात्रा करी वो एक रशियन, हम बोल सकते हैं कि रशियन शिप थी, ठीक है। उसका नाम था एकेडमिक सोलेस्की, जिसको लीड कर रहे थे जियोफ ग्रीन। और 100 आवर्स की यात्रा इन्होंने करी, और स्टूडेंट्स को साथ में लेके गए थे। तो इस ट्रिप का नाम रखा था स्टूडेंट्स ऑन आइस ए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का एक्चुअली नाम था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो थीम है, एक्चुअली वो थीम हम कह नहीं सकते, क्योंकि थीम जो है वो स्टोरीज़ की होती है। यहाँ पर जो मेन मकसद था कुछ सीखना, बच्चों को लेकर गए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर गए हैं, तो कुछ सीखने के लिए यहाँ पर गए होंगे। जैसे ही राइटर कहती है कि 100 आवर्स के आफ्टर 100 आवर्स लॉन्ग जर्नी व्हेन आई रीच एट द
डेस्टिनी आई वॉज रिलैक्सड। मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन हुआ क्योंकि काफ़ी लंबी यात्रा थी, 100 घंटे की यात्रा बहुत होती है, कभी कार में, कभी एरोप्लेन पर, तो कभी जहाज पर। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की सैनिटी जो थी, वहाँ की जो ब्यूटी थी, उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई। शी वॉज वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी एंड साइलेंस ऑफ अंटार्कटिका की जो साइलेंस था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वुमेन रेसिडेंसी नहीं थी, कोई रोड्स नहीं थे, कोई ट्रैफिक नहीं था। शी वॉज फेंटेड, वो पूरी तरह से फेंट हो गई, दीवानी हो गई वहाँ की खूबसूरती की। वो चाहती थी कि वहाँ पर और रुके, लेकिन एक्चुअली इतना परमिशन होती नहीं है, इतना टाइम होता नहीं है। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद है, बर्फ़ की चादरें जमी हुई थी। और आइसबर्ग के बारे में बताती है कि वहाँ पर लगभग इतने बड़े बड़े आइसबर्ग है कि कुछ कंट्रीज़ है, यानी कि कुछ कंट्री ऐसी है जो पूरी कंट्री के बराबर एक आइसबर्ग आपको देखने को मिलता है। चारों तरफ साइलेंट, सब कुछ साइलेंस है, केवल और केवल आवाज़ कभी सुनाई देती है तो आइस प्लेट्स जब क्रैक होती है, टूटती है, गिरती है, तो केवल उन्हीं की वॉइस जो है, नॉइस वहाँ पर सुनाई देती है। इसके अलावा कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं है। बहुत कम वेजिटेशन, या ये कहें कि नाम मात्र के बराबर वेजिटेशन वहाँ पर रहता है। ठीक है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत लेस है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, आइस में अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा, वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगा, कोई बर्ड्स नहीं मिलेगा, कोई एनिमल्स नहीं मिलेगा, वो भी अंटार्कटिका जैसी जगह पर। ठीक है, वो कहती है कि जहाँ पर 24 आवर्स डे रहता है, सनलाइट रहती है, ऐसे माहौल में हम थे। वहीं पर हमने अपनी रिसर्च शुरू करी, यानी कि घूमना शुरू करा, देखना शुरू किया, ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, ये सीखने की कोशिश करी कि एक्चुअली में जो फॉसिल फ्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या असर यहाँ पर हो रहा है। बात करती है 6500 साल पहले की, यानी कि 6650 मिलियन ईयर्स की, कि तब गोंडवाना करके जो लैंड होती है, पूरी अर्थ जो है वो गोंडवाना लैंड हुआ करती थी। यानी कि सारी कंट्रीज जो है वो एक सिंगल लैंड मास था, एक सिंगल हिस्सा था, पूरी धरती ही जो है वो पूरी लैंड एक थी। और अब बात करती है फिर 500 मिलियन ईयर्स की, कि जब डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि 500 मिलियन ईयर्स से पहले डायनासोर्स नाम की प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी धरती से। उसके बाद एक्चुअली गोंडवाना लैंड जो थी, एक सिंगल लैंड मास, वो कई सारे कंटिनेंट्स में बढ़ गए। ठीक है, कई सारे कंटिनेंट्स जो है वो कंट्रीज में बढ़ गए, और उसके हिसाब से फिर अपन ने मेन मेड जो दुनिया है, यानी कि वो कहती है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो बहुत शॉर्टर है। अर्थ तो बहुत पहले की चली आ रही है, लेकिन जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो बहुत शॉर्ट है, और इस शॉर्ट टाइम में ही मैन ने किस तरह से नेचर पर अपना डोमिनेट कर लिया है, या किस तरह से अपना हक जमा लिया है। ठीक है, ये बाकी नेचुरल जो है, लीगल जो हम कह सकते हैं कि वंशज है इस धरती पर, कहने का मतलब है कि जो लीगल अधिकारी है इस धरती के, उनकी ज़मीन भी हमने छीन लिया, लाइक फॉरेस्ट हमने छीन लिया है, जो बाकी बर्ड्स, एनिमल्स है, जो लिविंग बींग्स हैं उनसे। आगे कहती है कि यहाँ उतरने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक्चुअली में एक लिटिल बिट चेंज अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि किस तरह से एक छोटा सा चेंज भी जो है वो वहाँ पर आपको बड़ा नज़र आएगा, और आपको, जैसे कि आप अपने शहर में, सिटी में रह रहे हैं, तो आपको अगर टेम्परेचर थोड़ा सा 1-2 डिग्री बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप अंटार्कटिका जैसी जगह पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 1 डिग्री और 2 डिग्री का जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप स्टडी करते हो तो आप स्टडी में ये पाओगे कि ज़्यादातर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है, वो ऐसी जगहों पर जो कि कोल्ड लैंड से है, या कोल्ड प्लेसेस है, कोल्ड रीजन से है, वहाँ पर परसेंटेज रैपिडली बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर परसेंट है वो रैपिडली बढ़ता है, जल्दी बढ़ता है। अगर हमारे यहाँ पर वो हॉट एरियाज़ में जो है अगर 1% इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर वो 2%, 3%, 5% तक इंक्रीज होता है, या बल्कि उसके हिसाब से वो इंक्रीज होगा कि वो पर्टिकुलर प्लेस कितना ठंडा है या कैसा है। और अंटार्कटिका जैसी बात है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर पड़ेगा। मिलियंस ऑफ ईयर से केवल और केवल आइस ही जहाँ पर है, जहाँ पर आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर कहती है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती है फाइटोप्लैंक्टन की। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक सी ग्रास है, जिसके ऊपर मरीन जो एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और आसपास के जो उस रीजन के जो बर्ड्स है वो भी अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, किस पर, इस पर्टिकुलर ग्रास पर। और ऐसी कई सारी और भी ग्रास है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि डिप्लेशन इन ओजोन लेयर डेफिनेटली
इफेक्ट दिस ग्रास। और अगर इस ग्रास को ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन से जो हम बोल सकते हैं कि सन से जो रेज आएगी वो डायरेक्ट अगर इस ग्रास को इफेक्ट करती है तो डेफिनेटली जो इसको खाएगा, ठीक है, जो एनिमल इसको कंज्यूम करेगा उसको भी वो इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से वो सीरियसनेस को बताती है। राइटर यहाँ पर कहती है कि जो धरती का इतिहास है अगर उसके बारे में जानना है, उसके प्रेजेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, उसका फ्यूचर कहाँ आएगा उसके बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो यू हैव टू गो टू अंटार्कटिका, और वहीं पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सीरियसनेस कितनी है। मकसद ये रहता है इस ट्रिप का, इस टूर का, एजुकेशन टूर का, कि जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, एक्चुअली वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं, तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप कर दी जाए सो दैट इन फ्यूचर दे विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए काम करे, ना कि उसको दूषित करे, प्रदूषित करे, उसको खराब करे, ठीक है। सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द इम्पैक्ट ऑफ एवरीथिंग बैड थिंग, यानी कि हर एक बुरी चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से इम्पैक्ट करता है, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिस तरह से अगर एवरेज परसेंटेज में थोड़ा भी, यानी कि एवरेज टेम्परेचर के परसेंट में थोड़ा भी ग्रोथ होती है, थोड़ा भी इंक्रीज होता है, तो किस तरह से आइसबर्ग्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। अगर एक कंट्री के बराबर एक आइसबर्ग है तो आप सोच के देखिए जरा, इमेजिनेशन करिए कि कई सारी नई नदियां बन सकती है। सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, वाटर लेवल जो है सी का वो बढ़ने लगेगा, सबमर्ज एरियाज जो है, आई मीन टू से जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जाएंगे, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है दे हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू हायर प्लेस, जो हायर एल्टीट्यूड पर जो प्लेसेस है वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो कितनी बढ़ जाएगी, जिस खेत में आप आज एक व्यक्ति का खाना पका रहे हो या खाना पैदा कर रहे हो, वहाँ पे 50 लोगों को खाना आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करती है कि वर्ल्ड का, यानी कि टोटल अर्थ का 90% जो आइस है वो एक्चुअली अंटार्कटिका में जमा हुआ है। अब सोच के देखिए कि वर्ल्ड का 90% आइस, आपके यहाँ पर थोड़ी सी हेलस्टॉर्म हो जाए, थोड़े से ओलावृष्टि हो जाए, आप घबरा जाते हैं 2 मिनट में, ठीक है। इतना बर्फ, अगर आप सोच के देखिए कि 90% बर्फ कितना होगा, यानी कि पूरे अर्थ का टोटल जो आइस है उसका 90% है वहाँ पर, अगर वो पिघलने लग गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो क्या सिचुएशन बन सकती है। इवन आप ये कह सकते हो कि 7 कंटिनेंट जो आपके ओशंस है वो सारे ओशंस जो है वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यानी कि पूरी अर्थ जो है वो जलमग्न हो जाएगी पानी में। और इसी सीरियसनेस को बताने के लिए वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाती है, एडल्ट्स को नहीं ले जाती है, मेच्योर लोगों को नहीं ले जाती है, क्योंकि मेच्योर के माइंड में चेंज लाना बहुत ही मुश्किल रहता है, स्टूडेंट्स को सिखाया जा सकता है। दैट्स वाई वो टूर पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, और ये हर साल का है, कहीं ना कहीं बड़ी जगह वो ले जाया करते थे। अब बात करते हैं कि ऑथर ने यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, राइटर ने यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किया है, कुछ कंपैरिजन्स किया है, जिसमें सिमिली एक मेन है, मेटाफोर एक मेन है, इमेजरी एक मेन है यहाँ पर, जिसका उसने यूज़ किया है अपनी इमेजिनेशन को बताने के लिए, अपनी सीरियसनेस को बताने के लिए मेटाफोर्स का यूज़ किया है, ठीक है, सिमिली का यूज़ किया है और इमेजरी का यूज़ किया है। आई होप कि आपको शॉर्ट में ये समरी समझ में आई होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने जो क्वेश्चंस है उनके आंसर बड़े प्रॉपर तरीके से देना है। थोड़ा सा अगर रीड करेंगे, थोड़ा सा अगर आप सुनेंगे, ध्यान से याद रखेंगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।